Hello friends, let's do the remaining 10 questions of arithmetic ability. Question number 11. If a number 97y3x is exactly divisible by 90, then what is the value of y minus x? ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें 90 को या यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है उसको हमें 2 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है. को प्राइम मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 4 एंड 5. 4 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स में ओनली 1 ही कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है. तो 90 को हमने कोप्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, ये आया 9 एंड 10. 9 10 ज़ा 90 और 9 और 10 के कोप्राइम फैक्टर्स हो गए. अब 97y3x 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी. 10 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो. एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है? जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो. तो इसका मतलब x तो ऑटोमेटिकली 0 ही हो गया, इसके अलावा x की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती. अब हम इस नंबर को 9 से डिविजिबल करने के लिए देखेंगे y की क्या वैल्यू हो सकती है. अब ये नंबर हो गया हमारा 97y30. चलिए, जब हम 9 से डिविजिबल चेक करते हैं तो इनको हम सम करते हैं. 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 0 तो ये हो गया 19 ही आया. 19 प्लस y, इसको हम और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और 1 10. 10 का मतलब 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 प्लस y. y की यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो y की एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है 8. तो y इज़ 8. तो y माइनस एक्स 8 माइनस 0 मतलब आंसर इज़ 8. यहाँ पे देखिए, जब मैंने ये इसको ऐड करवाया था 9 से डिविजिबल के लिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप 9 को काउंट करो. आप देखोगे 9 आ गया, उसको कट कर दिया, फिर बचा 7 और 3. 7 और 3 कितना होता है? 10. 10 का मतलब हमें इसको सिंगल डिजिट बनाना है. जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें सिंगल डिजिट बना देना है ऐड कर करके. 9 से डिविजिबिलिटी के लिए पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट बनाते जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल क्यूब्स. 2 इक्वल क्यूब्स मतलब 40 की साइड से हमने उसको कट कर दिया है. 20 20 20 उसकी एजेस हो गई अब दोनों क्यूब की. सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज क्यूब्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. किसी एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. इफ़ द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 160 सेंटीमीटर, देन व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. हमें बताना है इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो सकती है. पहले तो हम देख लेते हैं, जो 2 क्यूब्स हैं उनकी डायमेंशंस है 20 20 20. टोटल सरफेस एरिया होता है 6a². और ये कितने क्यूब्स हैं? 2. तो 2 इंटू 6a², ये दोनों क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 20. ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया दोनों क्यूब्स का. इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इस वाले रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. हमें पता है इन दोनों का सम, लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है 160. ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना दिया है? 160. तो अब आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से जा सकते हैं. यहाँ पे आपने लेंथ की जगह 120 ले लिया, तो ब्रेथ कितना आ गया? ब्रेथ आ गया 40. 120 इंटू 40, क्या ये वैल्यू आ रही है? आप ऐसे देख लेंगे. तो ये हो भी सकता है और नहीं भी. पूरा मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं हम, नहीं भी, नहीं तो हम एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए, ये है 120 इंटू 40. सिंपल है वैसे, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन, हम फटाफट कर लेते हैं. ये हो गया 4800. इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 4800. अब इस वाले में हम लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम बाय ऑप्शन जाएंगे. हमारे पास ऑप्शंस आने ही आने हैं, तो हम क्यों मेहनत करें इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, फिर सॉल्व करें, यहाँ से एल की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 160 माइनस बी, या फिर बी की वैल्यू पुट करें 160 माइनस एल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें. नहीं,
उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम इसमें सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड से ऑप्शंस हमारे पास हैं 120 और 40 लिए, ये नहीं होता तो नेक्स्ट पे जाते फटाफट। ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, तो हम इसमें ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम बाय ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज़ वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें बोर्ड मास का यूज़ करना है। बोर्ड मास आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है 58/4 इंटू 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई कर दिया -8, 2 2 ज़ा 4, 229 ज़ा 58। 15 में से 8 माइनस हम कर सकते हैं पहले 29 प्लस 15 माइनस 8 कितना हुआ 7, 29 और 7 36 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 34% एंड द प्राइस इंक्रीजेज बाय 51। देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। पहले हम परसेंटेज में बात करते हैं, अभी हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दो। प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़ इंक्रीज बाय 34%। पहले कितना प्राइस था 100%, अभी हम सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ गया 34%। तो अब जो न्यू प्राइस है वो पहले वाले प्राइस के कंपैरिजन में कितना हो गया 134%। इतनी बात समझ आई। पहले प्राइस था 100%, उसमें इंक्रीज़ हुआ 34% का, तो अब प्राइस कितना हो चुका है 134%, ठीक है। और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पुराने प्राइस से। अब आगे उन्होंने लिखा है एंड द प्राइस इंक्रीज बाय ₹51। जब 34% 34% प्राइस बढ़ा तो रुपीज़ में कितना प्राइस बढ़ा 51। इसका मतलब 34% रिप्रेजेंट कर रहा है 51 रुपीज़ को। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। अब हमारे लिए बहुत इजी है, अगर हमसे कहा होता ओल्ड प्राइस बताओ तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते यूनिटरी मेथड से। हमें 34% की वैल्यू पता है, यूनिटरी मेथड आपको पता है ना। पहले अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 10 कॉपीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, तो 5 कॉपीज़ की वैल्यू कितनी होगी, हमने करते थे 10 की दे रखी है 1 की निकाली, फिर 5 की निकाली। या अगर हमसे 15 की पूछा है तो 10 की दे रखी है, पहले 1 कॉपी की वैल्यू निकाली कितनी है, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम मेथड यहाँ पे लगाना है हमें। अब हमसे न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी पूछा है, तो ये पर केजी की ही बात हो रही है सारी, तो सीधा सिंपल है। 34% की वैल्यू हमें दे रखी है, 134% की वैल्यू हमें निकालनी है। 34% 51 है, तो 134% कितना होगा 51/34 इंटू में 134। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 17 3 51, 17 2 34, 2 6 12, 2 7 14, 67 3 7 3 21 का 2, 6 3 18, 201। 201 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हमें द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 5 आर्टिकल। देखिए मार्क प्राइस ये रहा, डिस्काउंट परसेंटेज ये रहा। अच्छा, ये मैंने इस लास्ट टू लास्ट जो हमारी वीडियो थी, इससे पहले वाली लेक्चर 1 था मैथ्स का, उसमें मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब क्या है। ये 10% का मतलब क्या है, अगर 10% डिस्काउंट मिल रही है, 10% मतलब 1/10 है ना। 10% मतलब 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट। अगर कोई वैल्यू 10 है तो उस पर कितने का डिस्काउंट 1 का। अच्छा, अगर कोई वैल्यू 400 है, 400 का 1/10 कर देंगे तो इसका मतलब 40 रुपये का डिस्काउंट। तो हमें सिंपल है, परसेंटेज में अगर हमें फ्रैक्शन पता है तो हम उसको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं हमें करना क्या है इस वाले। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं, इसलिए अगर एग्ज़ाम में टाइम ना हो तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना चाहिए जिसमें हमें सारा कुछ सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। देखिए उन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब करेक्ट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। द एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करके, डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करके। तो पहले हमें सबका डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, यहाँ पे पहले हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना है, फिर हमें 5 से डिवाइड करना है, तब कहीं जाके हमारा एवरेज आएगा।
द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल A1 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल A1 आर 10:9। आप देखो, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 10% है। तो इसका मतलब क्या है? मार्क प्राइस 10 हुआ, डिस्काउंट 1 रुपया हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 9। तो इसका मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10:9 है। हमें 400 की ज़रूरत ही नहीं है, हमें परसेंटेज से ही पता चल गया। और ये हमेशा ही होगा, अगर 10% डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10:9 ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। आपको समझ आना है कि मैंने 9 कैसे लिखा? हमें पता है डिस्काउंट जो है वो 10% है, मतलब 1/10 है। 10 मार्क प्राइस है तो 1 डिस्काउंट है, 10 में से 1 गया, 9 जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया, बस 10:9 आ गया। द टोटल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल A1 एंड A2 इज़ 126.67% ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल A1 एंड A2। चलिए ये हमें करके देखना पड़ेगा। टोटल मार्क प्राइस कितना है? 400 और 300 700। अब इन दोनों का हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका 10% 40, तो ये हो गया 360। इसका 20% निकालना है। आपको पता है 10% 30 है, 20% 30 का डबल 60, 300 में से 60 गया 240। अब इनको ऐड करना है, 60 इधर आ जाएगा तो ये दोनों 300 हो गए। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 600। 7/6 आपका आ गया। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 7/6 को सीधा सीधा 6 से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। ये एक तरह से 700 हो जाएगा, इंटू में 100% अगर हम करेंगे तो 6 के टेबल में 70 से पहले 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, ये तो 1 1 आ गया। यहाँ पे 1 2 लिखा है, गलत। ये थर्ड तो हो ही नहीं सकता, जिसमें जहाँ पर भी थर्ड है इसका मतलब C ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। ओनली 1 हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा सेकंड तो ट्रू आ रहा है। अब हमें B और D में से एक चूज़ करना है। या तो आपके पास टाइम है तो आप 1 भी सॉल्व कर लो, चलो हम यहाँ पे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, और टाइम है तो 1 को भी सॉल्व करके अपना आंसर मार्क कर दीजिए। लेकिन अब आपके पास 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, आपको 2 में से चूज़ करना है। चलिए फटाफट अब हम इनका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस 10% था, 40 माइनस करेंगे 360, 20% 60 माइनस करेंगे 240, 25% मतलब 1/4, चौथा हिस्सा 600 का फोर्थ पार्ट। 600 का आधा होता है 600 का आधा होता है 300, 300 का भी आधा कर तो 150। मतलब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको फटाफट सोचना है कैसे हम और जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 600 में से 150 माइनस करो, कितना आया? 450। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8वां हिस्सा। 1/8 मतलब 8वां हिस्सा। 800 का 1/8 मतलब 100। 800 में से 100 गया, कितना बचा? 700। 30%, 500 का 30%, हमें पता है 10% 50 होता है, तो 30% 150 होगा। 50 इंटू 3, तो 500 में से 150 गया 350। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 60 और 40 100, 50 और 50 100, मतलब इन दोनों को प्लस करके 200 आ गया। यहाँ पे 2 गया, 3 4 5 6 7 7 4 11 11 7 18 और 3 2100 2100 5 5 5 4 द 20 5 4 द 20 5 2 द 10 420 आ रहा है भाई, ये 520 नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट भी गलत है, आंसर इज ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, if a is equals to 11 plus 4 root 6, then what is the value of 1 plus a to the power 4 a to the power मतलब a square and a to the power 4। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये है a is equals to 11 plus 4 root 6, तो इसका a स्क्वेयर कितना हो गया? ये भी रूट है, सॉरी। a स्क्वेयर कितना हो गया? स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 प्लस 4 रूट 6, 11 प्लस 4 रूट 6। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसका एलसीएम ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस a4/a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम वैल्यू लिखेंगे 1/11 प्लस 4 रूट 6 प्लस
11 + 4√6। रैशनलाइजेशन करना आता है हमें। प्लस का साइन है, ऊपर माइनस वाले साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 11 - 4√6 अपॉन में 11 + 4√6 इंटू में 11 - 4√6 और यहाँ पे प्लस 11 + 4√6 तो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। ये a + b और ये a - b। a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। तो यह 11 - 4√6, 11 11 ज़ा 121 माइनस 4√6 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर 6, 16 6 ज़ा, बताइए 16 6 ज़ा 96, 16 6 ज़ा 96। 121 में से 96 गया, आंसर आया 25। अब देखिए, एक तो ये मेथड है, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें अगर ऑप्शंस देखें तो 20 डिनोमिनेटर में देखिए 25 दिख रहा है, 22 21 24, हमारा 25 आ रहा है। तो ऑप्शन 100% 25 या उसका एक फैक्टर हो सकता है। अगर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होता तो वो 25 को कट करता, मतलब लोएस्ट फॉर्म में अगर हम लाते तो वो 25 का फैक्टर ही हो सकता था। तो 22 21 और 24 होना इम्पॉसिबल है। आंसर इज़ ऑप्शन ए। तो हम पूरा सॉल्व करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आंसर चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे, अच्छा डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, 25 इनमें से या तो डिनोमिनेटर 25 होगा या उसका एक फैक्टर होगा। तो 22 21 24 हो ही नहीं सकते। सो आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस? हमें यूनिट प्लेस में डिजिट बतानी है। देखिए 5 के यूनिट पावर है यहाँ पे। पहले तो हमें साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। 2 की पावर 1, सिर्फ मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट। 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 2 का क्यूब 8, 2 की 4, 8 2 ज़ा 16। सिर्फ 6 लिखूँगी क्योंकि मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए। 2 की पावर 5, फिर 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब हर 4 के बाद पावर रिपीट्स होना शुरू हो जाती है। अगर आप देखिए 2 की पावर 6, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 के बाद अगर पावर्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। अगर 2 की पावर 5 है, उसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 के इक्वल होगा। इसका यूनिट डिजिट 2 है और 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 32 में क्या होता है? 2 होता है। तो 4 के बाद पावर्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही अब आते 5 में, आपको पता है हमेशा 5 आते हैं। 5 की पावर 1 5, 5 की स्क्वायर 25, उसका यूनिट डिजिट कितना है? 5, 5 का क्यूब 125, उसका यूनिट डिजिट कितना है? 5। तो 5 में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 98, 8 का देख लेते हैं। 8 का 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, 4 आई यूनिट डिजिट, 4 आया यूनिट डिजिट। 8 का क्यूब 8 4 ज़ा 32, 2 आया। इसको ही 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें पूरा नंबर नहीं चाहिए। 8 की पावर 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 का 6, 8 की पावर 5, 8 6 ज़ा 48, फिर से 8 आ गया। इसका मतलब यहाँ के बाद फिर से पावर्स ने रिपीट होना शुरू कर दिया है। अब इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी है? 4। तो हमें अब हम पता लगा सकते हैं कि इनका यूनिट डिजिट क्या है। देखिए 22 की पावर 92 को 4 से डिवाइड कीजिए, कम्प्लीटली डिविजिबल है एक तरह से। ये हो गया 22 की पावर 4। अब 22 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। इसका मतलब 22 की पावर 92, कोई भी जो भी जितना बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट तो इस 8 पे डिपेंड करेगा। 8 की पावर 51, 51 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। अब 8 की पावर 3 हो गई, 8 की पावर 3 मतलब 2, इसका यूनिट डिजिट है 2। 6 × 5 × 2, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, यूनिट डिजिट आया 0, 0 × 2 0। तो मैंने इसका यूनिट डिजिट 100% 0 ही होगा, लेकिन हमने तो इतना मेहनत करी,
तो क्या हम इसको एग्ज़ाम में और जल्दी सॉल्व कर सकते थे? देखिए, अगर ये ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट इसमें 5 नहीं होता ना, तो हमें ये पूरा करना पड़ता, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 5 है। और आपको पता है 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली 0, ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। इसमें भी क्या है, एक ये 5 है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 22 की पावर कितनी रख दें तो इवन नंबर का पावर्स भी की वैल्यू भी तो इवन ही आती है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली 0 ही आना था, क्योंकि हमें दिख रहा है ये 5 है और साथ में इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स हैं तो क्या होगा, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 को अगर हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 में ही आता है। 5 4 20, यूनिट डिजिट कितना आया? 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द रेशियो ऑफ 2 लिक्विड्स B1 and B2 in a container is 5:7. When 12 liters of mixture is removed from the container and is replaced with B2, then the ratio of B1 and B2 becomes 2:3. How many liters of B1 was in the container initially? देखिए, इसमें हमें क्या करना है, B1 में कितना, पहले 5 7, ये B1 है, ये B2 है, रेशो में दे रखा है, हम इसके साथ में x ले लेते हैं, 5x और 7x। When 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ रिमूव्ड, देखिए जब हम 12 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो वो कुछ पार्ट उसका B1 निकलेगा, उसमें से कुछ पार्ट B1 होगा और कुछ पार्ट B2 होगा। तो हम 12 लीटर्स को 5:7 के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, 5 और 7 12। तो इसका मतलब 12 से 12 कट गया 5, यहाँ से -5 जा रहा है और यहाँ से -7 जा रहा है। और लेकिन जब हमने इसमें वापस डाला पूरा का पूरा 12 लीटर जब हमने डाला तो वो हमने B2 डाला। अब ये सब करने के बाद रेशो आया 2:3। इसका मतलब 5x - 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 + 5, मतलब 7x + 5 इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, B1 वाज इनिशियली इन द कंटेनर, मतलब हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में, ये 7x + 5 इधर मल्टीप्लाई में, 5 3 = 15x - 5 3 = 15 इज इक्वल्स टू 7 2 = 14x + 5 2 = 10। 14x इधर माइनस में, 15 इधर प्लस में, x की वैल्यू आ गई 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें तो 5x की वैल्यू निकालनी थी। 25 5 = 125, आंसर इज़ 125। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। A scooter travels from P to Q at the speed of 40 km/h and from Q to P at the speed of 30 km/h. What is the average speed of the scooter? देखिए, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, यहाँ से P से Q जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं, दोनों तरफ हमारा डिस्टेंस सेम है। अगर हमारा डिस्टेंस, कंडीशन है इफ़ डिस्टेंस इज सेम, D इज़ सेम, तो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा 2xy / x + y। और ये x और y क्या है, वो दोनों स्पीड्स, P to Q वाली स्पीड और Q to P वाली स्पीड। तो 2 × 40 × 30 / 40 + 30 कितना हुआ, 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 2 = 12, 12 3 = 4 2 = 8, 8 3 = 24, 240/7। दिस इज द आंसर। Last question, question number 20. The bar graph given below shows the number of mobile phones sold by 6 companies. The total number of mobile phones sold by all these 6 companies are 8,000. Total 8,000. Number of mobile phones sold by, ये हमें पर्टिकुलर कंपनीज कितने मोबाइल फ़ोन बेच रही है, 8,000 में से किसका कितना शेयर है बता दिया। The average of the mobile phone sold by company C1, C2, C3 and C1, C2, C3 and C6। तो परसेंटेज में दे रखा है, पहले हम परसेंटेज का एवरेज निकाल लेते हैं। 15 + 5 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60/4, मतलब कि 15% हो गया एवरेज। 8,000 का 15% कितना होता है बेटा, देखिए 10% हो गया 800, 5% 800 का भी आधा 4, तो 800 + 400 1200, तो
1200 आ गया P1 की वैल्यू। द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय C4 एंड C5, C4 एंड C5 15 और 25 कितना हुआ 40%। हमें पता है 10% जो था वो 800 है, तो 40% 800 इंटू 4 3200 P3। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय द कंपनी C6 एंड C3, C6 एंड C3 30% माइनस 10%, 20%, 10% इसका 800 है तो 20% कितना हुआ 1600। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम वैल्यू निकालने थे P2 माइनस P1 प्लस P3, P2 माइनस P1 प्लस P3 कितना हुआ 0082800। 3200 में से 2800 गए, मतलब 32 में से 28 गया, कितना बचा 400। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।